हे गाइस, संजीव हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिवाइन पर्सपेक्टिव का 32nd पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि ग्रेट नानी ने अचानक से अपने यान भाई पर हमला कर दिया था। लेकिन अगले पल यान भाई को एहसास होता है कि उन्हें तो कोई दर्द हो ही नहीं रहा, बल्कि उन्हें तो अपने अंदर एक अलग ही ताकत, एक अलग ही पावर महसूस हो रही थी जो उन्हें और ज्यादा ताकतवर बना रही थी। और उन्हें समझते देर नहीं लगती कि ये ग्रेट नानी का हमला नहीं बल्कि उनकी जिंदगी भर की कल्टीवेशन, उनकी जिंदगी भर की मेहनत थी। और जैसे उन्हें इस बात का एहसास होता है, यान भाई तुरंत हैरान होते पूछते, ग्रेट नानी ये आपने क्या किया? ये तो ईवोई वालों के लिए था ना? अभी ग्रेट नानी कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि हम ये नहीं चाहती थी, लेकिन स्पिरिचुअल कल्टीवेटर्स बहुत ही कम होते हैं। तुम्हें लेकर मैंने अपनी जिंदगी में बस 3 ही स्पिरिचुअल कल्टीवेटर देखे थे और मेरे पास अभी वक्त कम है, इसलिए मुझे अपनी ताकत किसी सही इंसान को देनी थी और मुझे वो तुम सही इंसान लगे, इसलिए मैंने ये तुम्हें दे दिया। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहती यान, मैं बस इतना चाहती हूँ जब इमोई ग्रुप खतरे में हो तब तुम उसकी मदद करो और ये टोकन हमेशा तुम्हें इमोई ग्रुप की जानकारी देता रहेगा। यान भैया ने पहले दादी अम्मा के हर एक रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए उन्हें थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि दादी अम्मा ने उनकी बहुत मदद की थी। लेकिन जब यान भैया ने दादी अम्मा की ये रिक्वेस्ट सुनी तब वो इसे खुशी खुशी मान लेते हैं। इसे देख कर दादी अम्मा भी राहत की सांस लेते हैं। कुछ दिनों बाद जब यान भैया बहन भाई ऑस्ट्रेलियन जाओ के साथ शंघाई वापस लौटते हैं तब तो वो बहुत ज्यादा खुश थे और सबसे ज्यादा खुश तो लिंजाओ थे क्योंकि इसी बहाने उसे अपने यान भैया के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका जो मिला था। और वो इस बात के लिए भी खुश थे कि यान भैया ने उनके लिए इतना सब कुछ किया था, इसलिए वो अपनी मीठी आवाज में उनसे कहती है, यान आज तुम मेरे घर पे डिनर के लिए इनवाइटेड हो। ये सुनकर यान भैया खुशी खुशी कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मैं अपने साथ ह्यूनर जाओ भैया और बाकी सभी को ले आऊंगा, सभी एक साथ मिलकर डिनर करेंगे। ये सुनकर लिंजाओ मजबूरी में अपना सिर लाने लगती है क्योंकि वो यान भैया के साथ अकेले में और भी थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन उन्हें मौका मिला ही नहीं। जब वो ऐसे बात कर ही रहे थे तब भी वहाँ पर एक लाल चमचमाती हुई फरारी आ जाती है, जिससे बाहर आ जाती है हमारी प्यारी मुस्कुराती हुई यूनर मैडम, जो यान भैया को देखकर खुशी खुशी उनसे गले मिलने के लिए आगे जाती है। यान भैया भी वही करते हैं, लेकिन अचानक से यूनर मैडम का मिजाज ही बदल जाता है और वो यान भैया के कान मलते हुए गुस्से से कहता है, अबे साले, मैं तुम्हें इतने समय से फोन कर रही थी लेकिन तुम उसे उठा क्यों नहीं रहे थे? तभी यान भैया रोते हुए बच्चों जैसी शक्ल बनाते हुए कहते हैं, यूनर मैं क्या करूं, मैं इतने दिनों तक इमोई माउंटेन में था जहाँ पर सिग्नल आता ही नहीं। फिर फुसफुसाते हुए कहते हैं, अबे मेरे साथ लिंजाओ भी है, मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल रखो। ये सुनकर यूनर मैडम रुक जाती है क्योंकि वो समझ रहे थे लिंजाओ को एक अनजान, पर उन्हें क्या पता कि इमोई माउंटेन में बढ़ गई थी उनके साथ यान भैया की जान पहचान। वहाँ दूसरा लिंजाओ भी यान भैया के साथ यूनर को देखकर तुरंत अपने आप को रोक लेती है। उन्हें याद आता है कि यान भैया की भी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो यान भैया की तरफ से अपने पैर को पीछे खींच लेती है। लेकिन ये तो अभी की बात थी, बाद में क्या होगा किससे पता। हाँ दूसरा, अभी यान भैया की ताकत बढ़ चुकी थी, इसीलिए उन्हें लगा था वो यूनर मैडम के सामने कई राउंड टिक भी जाएंगे, यहाँ तक कि वो यूनर मैडम को हरा भी देंगे। लेकिन जैसे ही होती है रात फिर होती है वही बात, वो यूनर मैडम के सामने ज्यादा टिक नहीं पाती और जैसे उनकी लिमिट खत्म होती है तुरंत वहां से भाग लेते हैं। लेकिन यूनर मैडम इस बात से बिल्कुल भी नाखुश थी और तो और वो सेटिस्फाइड भी नहीं हुई थी, इसलिए वो चिल्ला कर कहती है, यान तुम ऐसे नहीं जा सकते, मैं कल तुम्हारे घर जरूर आऊंगी। वहाँ दूसरा जब अपने यान भैया थके हारे अपने घर जा ही रहे थे तब भी अचानक उन्हें फैंग मैडम का कॉल आ जाता है, जिसे देख कर तो यान भैया सर पीट लेते हैं। भाई एक औरत से पीछा छूटा नहीं कि दूसरी औरत हावी हो जाती है। बहरहाल बेमन से ही सही वो फोन उठा लेती और पूछते, अबे तूने मुझे फोन क्यों किया? तभी फैंग मैडम उन पर अपना हक जताते हुए कहती है, क्यों क्या मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती? ओह याद आया, क्या मैं तुम दोनों जोड़ों के बीच में आ गई? सुनकर यान भैया तुरंत कहते हैं, अबे पॉइंट पे आ, पॉइंट पे। फैंग मैडम भी यही करती है और कहती है, तुम्हारे लिए एक नया मिशन है जहाँ पर तुम्हें फ्यूडन कॉलेज में किसी को 1 महीने के लिए प्रोटेक्ट करना होगा। सुनकर भैया तो सत्ते में आ जाते हैं। वो कहते हैं, अबे मैंने अभी तक जूनियर हाई भी पास नहीं किया है, मैं कॉलेज कैसे जाऊँ? लेकिन फैंग भैया तुरंत कहते हैं, मैंने तुम्हारी कॉलेज आईडी बना दी है, बाय बाय, मैं चलिए अच्छी स्किन केयर लेने। और फोन काट देते हैं और ऐसे ही अपने बेचारे भैया फंस जाते हैं। अब तो वो उस पल को कोस रहे थे जब उन्होंने फैंग की मदद ली थी, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। पहले तो वो जाने से नान नुक्कर कर रहे थे,
लेकिन अपने टारगेट के रूप में एक खूबसूरत लड़की को देखते ही फिसल जाता है अपने भैया। जब ऐसे खुशी खुशी कॉलेज जा ही रहे थे तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें तुरंत रोक लेता है। अबे रुक छोरा, कहाँ मुंह उठाकर घुसे जा रहा है? पहला तो अपना स्टूडेंट आईडी दिखा। तब ये भैया भी कहते अंकल मेरे पास अभी स्टूडेंट आईडी नहीं है, लेकिन मैं स्टूडेंट बनने वाला हूँ। लेकिन गार्ड नहीं मानता, वो तो सीधा सीधा बोलता है नो आईडी नो एंट्री। जब वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर लाल चमचमाती कार लिए आ जाती एक खूबसूरत लेडी, जो गार्ड से अपने प्रोफेशनल अंदाज में पूछती है गार्ड यहाँ पर क्या हो रहा है? भाई गार्ड भी बोलता है ओ मैडम, ये छोरा छोरी पटाने के खातिर चला है या मुंह उठाकर? यह सुनकर मैडम अपने भैया को घूरते हुए देखती है और कहती है जितनी जल्दी हो सके इस कश्य को बाहर फेंको यहाँ से। गार्ड भी इसमें हामी देता है, लेकिन अपने भैया तो बस एक ही बात सोच जा रहे थे अबे वो जैसा कोरा चिट्टा इन्हें किस एंगल से कचरा लगता है भाई। लेकिन वो समझ गए थे कि अब उन्हें अपना जलवा दिखाना ही पड़ेगा, इसलिए वो तुरंत किसी को फोन लगाने लगते हैं और कहते हैं मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके गेट के पास खड़ा हुआ लेकिन आपका सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहा। और अपने यैन भैया की आवाज सुनते ही वहाँ दूसरी तरफ से अधेड़ उम्र का मोटा इंसान दौड़ते भागते हुए आ रहा था। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ अपने भैया के मुंह से काउंसलर जोंग का नाम सुनती तो गार्ड पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगता है। पब्लिक का भी ऐसा ही रिएक्शन था, अबे काउंसलर जोंग की तरह मामा आया कि एक ही बुलाने पर चलाएगा। और सुंदर लेडी ने भी अपने भैया की बातें सुन ली थी, इसलिए वो बड़बड़ा रही थी इन छिछोरे की वजह से हमारा कॉलेज आजकल बदनाम हो रहा है, मुझे जितनी जल्दी हो सके काउंसलर जोंग से बात करनी होगी। जब वह सोचती हुई जा ही रहे थे तब भी उन्हें रास्ते में मिल जाता है काउंसलर जोंग, लेकिन उन्हें देखकर वो अचानक से भौचक्की रह जाती है क्योंकि ये मोटा भाई साहब जो सारा दिन बैठे रहते हैं वो चलना तो उनके लिए दूर की बात है, वो आज कहाँ इतना भागे भागे जा रहा है, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन काउंसलर जोंग भी उन्हें ढूंढ रहे थे, वो तुरंत कहते हैं आपको मेरे साथ तुरंत ही जाना होगा, आज हमें किसी स्टूडेंट को ग्रीट करने जाना होगा। ये सुनकर तो मैडम सत्ते में आ जाती है, तुरंत बोलती है सर आपको अपनी नहीं कम से कम मेरी इज्जत का कुछ ख्याल कीजिए, हम प्रोफेसर हैं टीचर्स हैं, कैसे एक स्टूडेंट को ग्रीट करने जा सकते हैं। लेकिन मोटा उसकी कोई बात नहीं मानता और उसे खींचते हुए बोलता है अबे इज्जत के तेल लेने जल्दी चलो नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वहाँ दूसरा मैडम भी सोचने लगती है कि आखिरकार ये स्टूडेंट है तो है कौन, क्या ये कोई साइंस जीनियस है या फिर गोल्ड मेडलिस्ट है। वहाँ दूसरा कॉलेज के बाहर एंट्रेंस में अभी भी गार्ड अपने भैया को किसी कुत्ते बिल्ली की तरह भगाया जा रहा था, हुश हुश चल जाए यहाँ से, भाग यहाँ से। लेकिन अपने भैया तो बड़े शांति से काउंसलर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अपने मोटे पेट के दौरान उन्हें आने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन आते ही वो भीड़ को तुरंत हटाने लगते हैं और ये भी और गार्ड की तरफ आने लगते हैं। दूसरा काउंसलर को देखते तो वो गार्ड घबरा जाता है, उसे लगने लगता है कि अगर उन्होंने इस छिछोरे को यहाँ पर देख लिया तब तो उसकी नौकरी आज गई समझो। प्रोफेसर वॉन्ग भी अपने भैया को पहचान जाती है, वो तुरंत गार्ड से कहती है गार्ड तुम एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते। ये सुनकर गार्ड तुरंत से अपने भैया को भगाने जाती है, लेकिन अगले ही पल काउंसलर बीच में आ जाते हैं और उसके गाल पर धरके देते थे चटाक। जिसे देखते ही पब्लिक तो भौचक्की रह जाती है, गार्ड को भी कुछ समझ में नहीं आता, तभी अपने भैया समझाते हैं और गार्ड अंकल मैं कब से बोल रहा हूँ कि मैं काउंसलर को जानता हूँ और मैंने आपके सामने तो फोन भी लगाया था, लेकिन आपको तो सबर ही नहीं होता। और ये सुनते तो प्रोफेसर वोंग के होश उड़ जाते हैं। लेकिन वहाँ दूसरा काउंसलर जोंग तो अपने भैया के आओ भगत में लगे हुए थे। मिस्टर येन मुझे माफ कीजिएगा, यहाँ पर आती आपको इतनी सारी दिक्कत हुई। तभी येन भैया भी अपने प्रोफेशनल अंदाज में कहते हैं काउंसलर सू मैं यहाँ पर एक मिशन के लिए आया हूँ, जल्दी जल्दी भीड़ को साफ कीजिए। काउंसलर सू वैसा ही करते हैं। इसके बाद वो येन से कहते हैं मिस्टर येन इस कार की वजह से आपको इतनी ज्यादा तकलीफ हुई, मैं अभी के अभी से कॉलेज से बाहर निकाल देता हूँ। लेकिन अपने भैया बड़े दिल वाले थे, इसलिए वो तुरंत कहते हैं नहीं नहीं सर ये तो अपना काम कर रहा था, अब से जाने दीजिए। काउंसलर वैसा ही करते हैं। इसके बाद वो उनकी मुलाकात अपने प्रोफेसर वोंग से करवाते हैं। मिस्टर येन ये देखिए ये है हमारी कॉलेज के सबसे खूबसूरत टीचर प्रोफेसर वोंग और आप इन्हीं की क्लास में एडमिट हुए हैं। इसके बाद काउंसलर जू उनके कान फुसफुसाकर कहती है प्रोफेसर वोंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टूडेंट है, आपको इसका पूरा ख्याल रखना है, आसान भाषा में आपको इसकी बेबी सिटिंग करनी है। प्रोफेसर वोंग समझ जाते हैं। इसके बाद वो अपनी येन से अपने पिछले बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं। मिस्टर येन मुझे पिछली बार के बर्ताव के लिए माफ कर दीजिए। लेकिन अपने भैया ठहरे सीधे साधे और लो प्रोफाइल वाले इंसान, इसलिए वो तुरंत कहते हैं प्रोफेसर वोंग आपको मुझे ऐसे ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं, आप मुझे अपने नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये सुनकर प्रोफेसर वोंग खुश हो जाते हैं। वो तो मन में सोचने लगती है कि कितनी बड़े दिल वाला इंसान है। इस वक्त तो मुझे मैडम को बस एक ही बात कहना है, मैडम अगर आपको पता चला कि येन भैया ने अपने हाथों कितने लोगों को टपका है तब तो आपकी हंसी खौफ में बदल जाएगी। लेकिन फिर भी मैडम सोचने लगती कि आखिरकार अपने भैया है तो है कौन। वहाँ दूसरा क्लास में पहुंचकर अपने भैया सिर्फ और सिर्फ जिन्नर को टुकुर टुकुर देखे जा रहे थे, लेकिन उसे उसके अंदर खूबसूरती के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है भाई उसे इतना मत देख तेरी आंखें बाहर आ जाएगी। जब येन भैया पीछे मुड़कर देखते तब उन्हें एक मोटा लड़का दिखता है जिसका नाम था ली मैंग। फिर अपने भैया उनसे उसकी तारीफ पूछते, मोटा भी अपनी तारीफ बताता है और येन भैया समझ जाते हैं कि ये मोटा बड़बोला है जिससे वो जिनरन के बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते हैं।
क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी ब्यूरो से जिनरैन के बारे में फॉर्मल डिटेल्स मिली थी, लेकिन उसके बारे में कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं मिली थी। तभी मोटा बताता है कि पहले कॉलेज में 4 कैंपस क्वीन थी, लेकिन जिनरैन के आने के बाद ये 5 हो गई है। उसे बहुत सारे लड़के पसंद करते हैं, इनमें से एक है जू कॉर्पोरेशन का यंग मास्टर, जिसने अपने पावर के दम पर सभी को उससे दूर रखा है। लीनियांग, तुम मेरे लेक्चर सुनने के बजाय क्या कर रहे हो? ये सुनकर तो मोटा सा पका जाता है। वो तुरंत कहते हैं, नहीं मैं आपके लेक्चर सुन रहा हूँ। मैडम बोलता है, अच्छा तो उसे रिपीट करके सुनाओ जरा। मोटा तो पहले ही था पढ़ाई में डब्बा और याद करने में मुरब्बा, इसीलिए उसके मुंह से 1-2 शब्द के अलावा और कुछ निकलता ही नहीं। जिसे सुनकर प्रोफेसर वोंग तो गुस्से से भड़क उठती है और वो फुफकारते हुए कहती है, मैंने आज जो भी पढ़ा है तुम्हें उसे 100 टाइम रिपीट करके आना होगा। ये सुनकर तो मोटे की तो घिक्की बन जाती है। मोटे की इस मिली सजा से पब्लिक तो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अपने यार भैया बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी वजह से मोटे को ये सजा मिली है। इसलिए वो तुरंत उठकर बोलते हैं, मैम मुझे लगता है कि आप उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही कठोर हो रहे हैं। ये सुनकर पब्लिक भी अपने भैया को आके फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं। अब ये है कौन, कहाँ से आया है और क्यों कर रहा है ऐसा? कैसे नहीं पता कि प्रोफेसर यंग कॉलेज के सबसे डेंजरस टीचर में से एक है? उनके साथ कोई बातें करने से पहले सोच समझ कर बातें करनी चाहिए। अब तो ये क्या काम से। वहाँ दूसरा मोटा भी घबराया हुआ था, लेकिन अपने भैया बड़े शांति से कहते हैं, अबे आप देखते जा मेरा जलवा। वहाँ दूसरा प्रोफेसर वोंग भी अपने भैया की तरफ आ रहे थे। सभी को लग रहा था कि अब तो गए अपने भैया काम से, लेकिन सभी के उम्मीद के उल्टा प्रोफेसर वोंग बड़ी हंसते मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही कठोर हो रही हूँ और सजा की भी कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर मोटा खुश हो जाता है। वो तुरंत प्रोफेसर वोंग से थैंक यू बोलता है और अपने भैया को भी। उसे समझ में आ गया था कि अपने भैया कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो बहुत बड़ी तोप है। लेकिन जब प्रोफेसर वोंग उस मोटे को माफ करके जा ही रहे थे, तब भी उन्हें अचानक एक आवाज सुनाई देती है, प्रोफेसर वोंग चाहे वजह कोई भी हो, मुझे नहीं लगता उसे माफ करना सही बात होगी। और ये बोलने वाली कोई और नहीं थी, जिनरैन। मैडम के कान बहुत ज्यादा थे, इसलिए से पता चल गया था कि ये मोटा उसी के बारे में बात कर रहा था। और ये पहली बार नहीं, ये पहले भी बहुत बार हो चुका था। और जब इस बार उन्हें मौका मिला इस मोटे को दबोचने का, तब वो इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देने वाली थी। प्रोफेसर वोंग भी जिनरैन को शांत करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जिनरैन तो कहाँ किसी के मानने वाली थी। इसे देखकर प्रोफेसर वोंग अपना सिर पीट लेती है, क्योंकि जब जिनरैन इस कॉलेज में आई थी तब काउंसलर जोंग ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि उन्हें जिनरैन की पूरी केयर करनी है, आसान भाषा में उसकी बेबी सिटिंग करनी है। और जब ये आया तब उसकी भी उन्हें बेबी सिटिंग करनी थी। अरे वो प्रोफेसर है, कोई बेबी सिटर नहीं जो उन्हें एक के बाद एक बेबी सिटिंग करने दिए जा रहे हो। बहरहाल जो भी हो, अब तो उन्हें कुछ करना ही पड़ेगा। और जब उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, तब वो सारा मामला जिनरैन के हाथ छोड़ देती है, क्योंकि जिनरैन क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी। तभी जिनरैन मुस्कुराते हुए इस मोटे की तरफ देखता है और कहता है, चलो मैम ने जो अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर पढ़ा है उसे पूरा रिपीट करो। अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो तुम्हें वो सजा पूरी करनी होगी। और ये सुनकर मोटे की तो फिर से घिक्की निकल जाती है। तभी फिर से अपने भैया आगे आते और कहते हैं, मैम ये सारा प्रॉब्लम मेरी वजह से शुरू है, क्यों ना मैं इस कंटेंट को पढ़कर सुनाऊं। ये सुनकर प्रोफेसर वो चौंकते हुए बोलती है, यानी बहुत सारा कंटेंट है और तुम आज ही आए, तुम इतना नहीं बोल पाओगे। पब्लिक भी ये भैया को आके फाड़ फाड़ कर देखने लगती है कि आखिरकार एक दिन में इन दोनों की क्या दोस्ती हो गई कि ये मोटे के लिए हर बार आगे आ रहा है। लेकिन अपने भैया की सोच तो पूरी तरह से अलग थी। उनके मुताबिक उनकी वजह से मोटा इसी खतरे में पड़ा था, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मोटे की मदद करे। और जिनरैन को भी इससे कोई तकलीफ नहीं थी, इसलिए ये भैया पढ़ना शुरू कर देते। 1 मिनट बाद जिनरैन अपने भैया से बहुत ज्यादा प्रभावित, बोले तो इम्प्रेस थी। और 5 मिनट बाद जिनरैन के माथे पर शिकन आ गई थी। और 10 मिनट बाद अपने भैया पूरी तरह से उस कंटेंट को पढ़कर खत्म कर देते, जिसमें उन्होंने एक भी मिस्टेक नहीं की थी। और देखकर अपने भैया की धुआंधार मेमोरी मैडम को तो हो जाती है मानसिक बीमारी। प्रोफेसर वोंग भी अपने भैया को आके फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं। उन्हें तो लगा था कि अपने भैया कोई बड़ी बैकग्राउंड से होंगे, कोई पैसे वाले घर से होंगे, लेकिन ये भैया तो अपने आप में बहुत बड़ी तोप निकले। पब्लिक का भी यही मानना था, लेकिन जो भी हो सभी तो अपने भैया से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, इसलिए सभी मिलकर अपने भैया के लिए तालियां बजाने लगते हैं। और जिनरैन मैडम इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो हार मानकर मुंह फुलाकर बैठ जाती है अपनी जगह पर। थोड़ी देर बाद जब क्लास खत्म होती है तब मोटा तो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अपने भैया ने उसके आज बहुत ज्यादा मदद की थी, इसलिए वो उसे ट्रीट देने ले जाती। लेकिन अपने भैया को ट्रीट के रूप में कुछ खास नहीं, 2 ड्रमस्टिक, एक बॉइल्ड एग और थोड़ा सा राइस मिलता है। ये देखकर तब भैया सत्ते में आ जाते, अबे तू इसे ट्रीट बोलता है। अभी मोटा भी पूछता है, भाई तुम किस बड़े फैमिली से आए हो? तब जाकर ये को याद आता है कि इस वक्त वो कॉलेज में है, इसलिए वो तुरंत चुप हो जाते हैं। लेकिन जब वो खाना खाने ही वाले थे तभी उन्हें पीछे से एक मीठी आवाज सुनाई देती है, अगर आपके पास कोई बैठ नहीं रहा तो क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? मुड़कर देखने पर ये कोई प्यारी सी लड़की दिखती है, जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन इससे पहले अपने भैया कुछ बोल पाते, मोटा तुरंत अपने सीट से उठ जाता है और उस लड़की के लिए अपना सीट साफ कर देता है।
ये देखकर तो भैया के तोते उड़ जाते हैं। अबे ये लड़का है या झंडूराम, लड़की देखते काम पे लग जाता है। लेकिन जो भी हो, लड़की चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाती है। तभी मोटा फुसफुसाते हुए कहता है कि ये भी हमारे कॉलेज की कैंपस क्वीन है। ये सुनकर ये भैया जब उस लड़की के खाने की तरफ ध्यान देते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उस लड़के का खाना ना सिर्फ कम है बल्कि बहुत ज्यादा सादा भी है। उन्हें समझते देर नहीं लगती कि ये लड़की बहुत ही गरीब फैमिली से आती है, इसलिए वो तुरंत अपने से एक ड्रमस्टिक उस लड़की को दे देते हैं और कहते हैं तुम बहुत ज्यादा दुबली हो, तुम्हें और ज्यादा खाना चाहिए, नहीं तो तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगी। ये देखकर लड़की चौंक जाती है। वो तुरंत कहती है नहीं नहीं, इतना मेरे लिए काफी है, तुम अपना खाना वापस ले लो। तभी अपने भैया कहते हैं वैसे भैया आज मुझे कोई ट्रीट दे रहा था और तो और ये तुम्हारे खाने को छू भी चुका है, अब तुम मुझे वापस नहीं कर सकते। पर तुम चिंता मत करो, मैंने अभी तक अपने खाने को खाया नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो इसे तुम मेरी तरफ से ट्रीट समझ लेना। ये सुनकर लड़की मान जाती है और ये देखकर पब्लिक भी अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखते रह जाती है। अबे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? उसने तो कभी मेरा खाना एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन तीनों तो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते और चुपचाप अपना मील करने लगते। थोड़ी देर बाद लड़की खाना खत्म हो जाता है और वो ये एमिली को थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो मोटा उस लड़की के बारे में उन्हें बताने लगता है। इस लड़की का नाम है हान यान, एक गरीब फैमिली से आते हैं और ये जॉब करने के साथ साथ पढ़ाई भी करती है, लेकिन ये हमेशा टॉप करती है और तो और इसे हर साल स्कॉलरशिप मिलती है। गरीब होने के बावजूद भी इसने कई सारे अमीर लड़कों के प्रपोजल को ठुकरा दिया है। तो पता ही है ये पार्ट टाइम जॉब करके जो भी कमाई करती है उससे आधे से भी ज्यादा हिस्सा वो अपने घर को बेच देती है और बस थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए रखती है। ये सुनकर ये भैया हैन यान की तरफ देखने लगे और मन ही मन सोच लेते हैं कि अगर उन्हें उसकी जिंदगी कभी भी बेहतर करने का मौका मिले तो वो जरूर करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये भैया अपने मिशन को भूले नहीं थे, जो था जैनन को प्रोटेक्ट करना, परफेक्ट करना। और उनके साथ था उनका नया दोस्त झंडूराम, जो पढ़ाई के अलावा सभी चीजों की जानकारी रखता है। और उसे उन्हें पता चलता है कि जैनन अभी लाइब्रेरी में होगी, इसलिए वो दोनों लाइब्रेरी की तरफ जाने लगते। लेकिन जब वो वहाँ से जा ही रहे थे तभी उन्हें हैनियन की चीख सुनाई देती है। दो लड़के हैनियन को परेशान कर रहे थे। हैनियन उन्हें बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे उसकी जॉब के लिए लेट हो रही थी, लेकिन वो दोनों लड़के उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आसपास के सभी लोग इन सभी चीजों को देख रहे थे, लेकिन किसी को भी हिम्मत नहीं हो रही थी उन लड़कों को कुछ कहने का। ये वो लड़के ताइक्वांडो क्लब से थे जो बहुत ज्यादा ताकतवर था। तभी उनमें से एक लड़का कहता है ये लो 1000 येन, ये तुम्हारे एक महीने खर्च के लिए पूरा होगा। आज तुम्हें कहीं काम करने की क्या ही जरूरत है, मेरे बॉस के पास चलो, वो तुम्हें रानी बना के रखेंगे। लेकिन हैन यान एक ईमानदार लड़की थी, इसलिए वो उसके ऑफर को तुरंत रिजेक्ट कर देती है। मना करने पर वो लड़के गुस्सा हो जाते हैं और हैन यान के साथ और जबरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक उस लड़के के थोड़े पर एक मुक्का कर लगता है। ये मारने वाले को यौन थे अपने यान भैया। अपने साथी को घायल देख वो लोग तुरंत यान भैया पर झपट पड़ते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े गवर्नर लियाम के फाइटर अपने भैया के सामने धूल चाटते थे तब ये तो वैसे मक्खी थे, इसलिए यान भैया सिर्फ ज्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें भी किसी मक्खी की तरह उड़ा देते हैं। यान भैया की ताकत देखने के बाद वो लोग यहाँ पर एक पल रुकने की हिम्मत तक नहीं करते और तुरंत यहाँ से भाग लेते हैं। लेकिन भागने से पहले वो यान को धमकी देकर जरूर जाते हैं, पर अपने भैया को इसे झाड़ भरे फड़क नहीं पड़ता था। तभी यान भैया हानियान से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? हानियान से हमें देते और कहता है यान तुम कुछ दिनों के लिए कहीं पर छुप जाओ, वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी अपने भैया कहते हैं अबे फिक्र ना, मैं उनसे अपने तरीके से निपट लूंगा। यान क्या मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन बुला सकता हूँ? अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई बुलाओगे तो वो लोग तुम्हें परेशान करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करेंगे। ये सुनकर हानियान सोच में पड़ जाती है क्योंकि वो यान भैया से अभी मिली थी और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से कोई मुसीबत पड़े। लेकिन जब वो यान भैया की आंखों में देखते हैं तब उन्हें उनकी आंखों में कोई भी गलत इरादे दिखते नहीं है, इसलिए वो मान जाती है और यान भैया को अपना बड़ा भाई बुलाती है। तभी मोटा बीच में टपकते हुए बोलता है मैं भी यान का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, चिंता मत करो, यान के साथ मैं भी तुम्हारा बड़ा भाई बनूंगा। अगर हम दोनों साथ में होंगे ना तो कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत तक नहीं करेगा। ये सुनकर यान भैया तुरंत उस मोटे के सर पर टपली मारता है। अबे तूने इसे क्या ग्रोसरी समझ के रखा है कि एक के ऊपर एक फ्री ऑफर दिया जा रहा है? ये देखकर यान को हंसी आ जाती है और हंसते हुए वो उन दोनों से अलविदा कह देती है और वो मोटा तो हानियान को जाते देखकर रोता रह जाता है क्योंकि हानियान के पास आने का इतना अच्छा मौका उसे पहले कभी नहीं मिला था। तो गाइस आज के लिए बस इतना है, इससे तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। गाइस आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए प्लीज आप मेरी कहानी को बस एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कुछ नहीं चाहिए गाइस। एंड टेक केयर एंड बाय बाय।